का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत और सोवियत संघ के संबंध। भारत और सोवियत संघ का किस प्रकार से संबंध था द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, फिर सोवियत संघ के विखंडन के समय, विखंडन के बाद, इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत और सोवियत संघ एक दूसरे के मित्र देश अवश्य हैं, परंतु विचारधारा, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था आदि की दृष्टि से अलग अलग हैं। इन्हीं के बारे में हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। राजनीतिक, आर्थिक की दृष्टि से अलग अलग हैं। तो सबसे पहला है 1954 में जब स्टालिन की मृत्यु हुई, पश्चात ही आंतरिक राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। इसके बाद ही एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आए दोनों देश। कश्मीर के मसले पर जब सोवियत संघ द्वारा भारत का समर्थन करने में के पश्चात दोनों देशों के संबंधों में प्रगाढ़ता आई। प्रगाढ़ता का मतलब बहुत ही आलोचक व्यवहार आया और भारत सोवियत संघ का खेमे का एक हिस्सा बना। इस काल के भारत व सोवियत संघ के संबंधों का हम निम्नलिखित शीर्षकों में अध्ययन करेंगे। इसी के अंतर्गत हम प्राप्त करेंगे कि भारत और सोवियत संघ का किस प्रकार से संबंध था। तो सबसे पहला दिया गया है भारत व सोवियत सांस्कृतिक संबंध। सबसे पहला सांस्कृतिक में संबंध किस प्रकार का था। तो प्रारंभ से ही भारत व सोवियत संघ का यह प्रयत्न रहा है कि आर्थिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समय को सांस्कृतिक आदान प्रदान करे। जब सोवियत संघ की यह कोशिश रही कि सांस्कृतिक संपर्क सरकार दल के स्तर पर अलग अलग चलाए जाएं। सोवियत संघ की व्यवस्था यह थी कि सभी का सांस्कृतिक व्यवस्थाएं अलग अलग होंगी, लेकिन जनता की विमुखी के चलते, रचनाओं के चलते लोकप्रिय ढंग से संपादित किया जाए। रूसी क्लास को भारतीय भाषाओं में किफ़ायती प्रकाशन वितरण की व्यवस्था हो या बोल्शेविक थिएटर में शाकुंतलम जैसे भारतीय महाकाव्यों के रूसी रूपांतरणों की प्रस्तुति, दोनों ही सांस्कृतिक अभियान के अंग हैं। पहले जब भारत की कुछ फिल्में ऐसी थीं और जैसे शाकुंतलम, ये सभी फिल्में सोवियत संघ में बहुत ही लोकप्रिय बनी थी और सोवियत संघ के थिएटर में बहुत अधिक चल रहा था। इसके वजह से सोवियत संघ को यह लग रहा था कि यदि हमारी जनाभिमुखी राजनयन को लोकप्रिय ढंग से यदि संपादित किया जाए, यहाँ की क्लासिकल, भारत की क्लासिकल डांस, क्लासिकल नृत्य, ये सभी चीज़ें यदि रूस में यह व्यवस्था किया जाए तो इससे लोकप्रिय बनाया भारत और सोवियत संघ का एक संबंध भी अच्छा बनेगा और बहुत ही बड़ा लोकप्रिय व्यवस्था भी हो जाएगा। इससे राज कपूर की एक फिल्म थी आवारा, जैसे फिल्में सोवियत संघ में बहुत ही लोकप्रिय मानी गई थी और सरकार इसमें सहायता भी किया था। इसमें बहुत बड़ी सहायताएं भी प्राप्त हुई थी सोवियत संघ द्वारा। इसी के प्रभाव के वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगा। जितने बड़े पैमाने पर सोवियत संघ में भारत महोत्सव का आयोजन किया जाता था, कभी भी भारत की ही कोई भी सांस्कृतिक पद को उठाया जाता था और सोवियत संघ के पूरे राज थिएटर में दिखाए जाते थे। इससे क्या होता था, उन्हें यह विषय ज्ञान मिलता था कि भारत की संस्कृति किस प्रकार से विद्यमान है और सभी लोग भारतीय की संस्कृति और हिंदी भाषाओं का, देवनागरी लिपि का ही प्रयोग कर रहे हैं। उनके आयोजन किया गया, उससे ही पता यह चलता है कि भारत सोवियत संबंधों का सांस्कृतिक पक्षपात में बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाना चाह रहे थे। इसके वजह से यहाँ की बहुत संख्या समय समय पर भारतीय लेखकों व कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। जब धीरे धीरे यह व्यवस्थाएं हुई तो सोवियत संघ यह भी चाह रहा था कि वहाँ के जितने भारतीय लेखक हैं या वहाँ के कलाकार हैं या फिल्म जगत के जितने भी प्रोडक्टर हैं, ये सभी हमारे देश में आएँ और हमारी देश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को यहाँ पे सिखाएं, हमारे देश के लोगों को सिखाएं। ये था हमारा भारत और सोवियत संघ का सांस्कृतिक संबंध। दूसरा है भारत सोवियत आर्थिक संबंध। आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि 1977 तक भारत सोवियत आर्थिक संबंधों का ताना बाना बहुत लाभप्रद ढंग से इतना बुना जा चुका था कि व्यापक नीति परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं बची थी।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत व रूस का सबसे बड़ा साझेदारी था। जब इस व्यापार का सालाना कारोबार 2000 करोड़ रुपए से ऊपर जब पहुंच गया, सबसे पहले यह शुरुआत था भारत का किसी देश के साथ व्यापार। सबसे पहले भारत का व्यापार सोवियत संघ से ही हुआ है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसे बहुत ही डर भय के वजह से किसी देश से जल्दी आर्थिक व्यवस्थाएं प्रदान नहीं कर पा रहा था, न ले पा रहा था, न आय या व्यय कर पा रहा था। इसके वजह से सोवियत संघ ने बहुत ही सहायताएं की और साझेदारी करने का बहुत ही प्रयोग किया। इसके वजह से जब इसकी धीरे धीरे कारोबार 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई तो यह लगने लगा कि सोवियत संघ ने भिलाई बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित करवाने में हमारी बहुत ही तेज़ी से आर्थिक मदद कर रहा है। हमारे देश में सबसे पहले मथुरा तेल शोधन कारखाना हरिद्वार में प्रारक्षण एंटीबायोटिक औषधि निर्माणशाला की स्थापना भी हुई है। सबसे पहले मथुरा में, तो कहाँ पे? मथुरा में तेल शोधन कारखाना, हरिद्वार में प्रारक्षण एंटीबायोटिक औषधि दवा के लिए सबसे पहली फैक्ट्री का निर्माण हमारे भारत में सोवियत संघ के द्वारा ही यह दी गई थी और यह तभी निर्माण हुआ है। यह हमारे देश के और सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था माना जाता है। अब देखिए तीसरा है भारत व सोवियत सैन्य संबंध। सैन्य संबंध क्या है? जब सैनिकों साजो सामान के आयात व उत्पादन के मामले में भारत की निर्भरता और भी नाजुक हो गई। क्योंकि यह इनके पास किसी भी प्रकार की विमान या सैन्य शक्ति नहीं था। आरंभ में ही ये मेक लड़ाकू विमानों के असेंबली लाइसेंस उधर ढंग से हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स कारखाने में सोवियत मदद पर ही निर्भर रही। जब भारत के पास कोई भी व्यवस्था नहीं था तो सोवियत संघ द्वारा लड़ाकू विमान दिया गया, सैनिक दिया गया और एरोनॉटिक्स की कारखानों में यह अनेक प्रकार की विमानें बनाने का भी उद्देश्य दिया गया और भारत को बहुत प्रकार की सहायता हुई। जब लद्दाख के सीमांत पर तैनात सिपाहियों एक हथियार व रसद पहुंचाने वाले MiG-16 व MiG-32 हेलीकॉप्टर और AN-12 AN-32 मालवाहक जहाज भी भारत को रूस ने ही सुलभ कराए थे। अब ये हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमान एक प्रकार का लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मालवाहक जहाज भी, पानी में चलने वाली बहुत सारी प्रकार के जहाज़ें हैं। यह हमारे भारत में कौन सुलभ कराया, कौन व्यवस्था कराया? सोवियत संघ। इसके अतिरिक्त पश्चिमी पाकिस्तान मोर्चे पर प्रारक्षण T-15 टैंकों का उत्पादन भी सोवियत संघ की वजह से ही हमारे भारत में हो पाया है। तो इससे हमें समझ में आना चाहिए कि हमें धीरे धीरे सोवियत संघ के द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही थी। अंत में नोट दिया जाता है कि भारत के सोवियत संघ के ऐसे समय में सैनिक सहायता प्रदान की जब कोई भी दूसरा देश भारत को सैनिक सहायता देने के लिए तत्पर नहीं था। क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि जब सोवियत संघ विखंडित हो गया या फिर सोवियत संघ की सैन्य शक्ति कम हो गई थी तो द्विध्रुवता का अंत हो गया था और एक सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बचा था अमेरिका, और अमेरिका के डर के वजह से भारत को किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान कोई देश नहीं कर पा रहा था। इसके वजह से उस समय सोवियत ही इतना शक्तिशाली देश था जो किसी की सहायता कर सकता था। तो वह भारत का बहुत बड़ा सहायता और साझेदारी का निर्माण किया और वो सैनिक सहायता सबसे पहले लद्दाख को बचाने के लिए भारत को दिए थे। भारत की सोवियत संघ ने बहुत ही ऐसे समय में सहायता की थी जैसा कोई देश इसे सहायता नहीं प्रदान कर रहा था। ये तो था हमारा पूरा भारत का संबंध तब तक जब तक भारत सोवियत संघ विखंडित नहीं हुआ था। अब देखिए पूर्वी साम्यवादी देशों के साथ भारतीय संबंध। अब देखिए जब सोवियत संघ विखंडित हो गया तब हमारा भारत का किस प्रकार संबंध था। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाने के बाद भारत व दूरदर्शन के संबंध प्रभावित हुए। वर्तमान में रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान की स्थिति काफ़ी खराब है। रूस के राष्ट्रपति बोरिस एल्टसिन ने जनवरी 1993 में भारत की यात्रा की। यह यात्रा सोवियत संघ के विभाजन के बाद पहली भारत यात्रा थी। पहली बार भारत की यात्रा कब किया? स्टालिन ने 1993 ईस्वी में, बोरिस स्टालिन ने 1993 में भारत की यात्रा की। भारत की यात्रा में जब उन्होंने आए तो उन्होंने यह सारी बातें बताई। जब उन्होंने आए तो उन्होंने नए वातावरण, नई दिशा के संबंधों को बढ़ाने की पहल की। उन्होंने कहा
कि हमारा पुराना संबंध जिस प्रकार का है उसी प्रकार का हमारा नया संबंध भी रहेगा, और हम जिस प्रकार से आपकी सहायता कर रहे थे हम उसी प्रकार से आपकी आगे भी सहायताएं आपको प्रदान करते रहेंगे। किस यात्रा के दौरान भारत का रूस के मध्य निम्नलिखित सहमति बातें हुई थी? पहला क्या हुआ था? रूस भारत मिलकर एशिया प्रांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने की सबसे पहल करेंगे। भारत और सोवियत संघ मिलकर रूस में एक बहुत बड़ा शांति स्थापित करना चाह रहे थे। पहले हमारे भारत में रुपये था और सोवियत संघ में रूबल। रुपये और रूबल की समानता के प्रश्न को भी हल किया गया कि रूबल की क्या न्यूनतम रहेगी और रुपये का क्या न्यूनतम रहेगा। तीसरा है सुरक्षा व अस्थायित्व के मुद्दे पर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। सुरक्षा चाहे हमारी अस्थायित्व हो, चाहे हमारे किसी भी प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक, सामाजिक किसी भी प्रकार के मुद्दे हों, इन पर एक साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। द्विपक्षीय मामले मतलब एक पक्ष का कोई दूसरा मामला हो, दूसरे पक्ष का किसी प्रकार का मामला हो, किसी प्रकार का विवाद हो, तो इसके युद्ध में नहीं परिवर्तन किया जाएगा, इसका सुलभ निकाला जाएगा। इसकी नियम कानून बनाए जाएंगे और उस नियम कानून के हिसाब से किसी भी प्रकार का कार्य किया जाएगा। फिर आया इस यात्रा के दौरान भारत को क्रायोजेनेटिक रॉकेट, अब देखिए एक प्रकार का ये रॉकेट देने की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन यह घोषणा करने के बाद भी उस समय अमेरिका द्वारा इस घोषणा का विरोध भी किया गया। उस समय भारत के तत्काल प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ही किसी देश के साथ बहुत बड़ा संबंध बनाने में इनकी ही सबसे बड़ी योगदान है। सबसे पहला हमारा भारत का किसी भी देश के साथ संबंध या बैठक की बात हुई है तो नरसिम्हा राव और बोरिस येल्त्सिन के बीच हुई थी, जो कि अब नरसिम्हा राव ने ही संसद में यह बातें पास कराई थी। तो इसका भी विरोध किया गया, अमेरिका ने बहुत बड़ा इसकी विरोध किया, समझौते के नियम का उल्लंघन भी किया, ऐसे इसको निरस्त कर दिया गया, भारत को नहीं मिला। जुलाई 1994 में भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने रूस की यात्रा की, जो 4 दिनों के लिए थे। इस यात्रा के दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर व द्विपक्षीय स्तर पर संबंधों को सुधारने के लिए पहल की गई थी। इसके बाद भारत और सोवियत संघ के बीच अनेक बैठकें हुई। पहला वो था। दूसरा 30 मार्च 1996 को भारत व रूस के मध्य आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए 3 समझौते भारत में किए गए। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और उनके द्वारा रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन बीच हाईलाइट स्थापित करने का भी संबंध स्थापित किया गया। हाईलाइट संबंध स्थापित क्या है कि किसी भी प्रकार के कार्य यदि सोवियत संघ या रूस या भारत करता है तो उसमें सारी जानकारियां एक देश को दूसरे देश से होगी, या फिर किसी भी प्रकार की व्यवस्था या किसी भी प्रकार की नीति बनाई जाएगी तो उसमें दोनों पक्षों का योगदान रहेगा। दूसरा बैठक 30 अक्टूबर 1996 के रूस के राष्ट्रपति डॉक्टर ओलेग डी पुदायोव ने भारत की यात्रा की। वो यात्रा भारत आए और उन्होंने ऐसे किसी देश की हथियारों का आपूर्ति नहीं करेगा जिससे भारत के साथ संबंध अच्छे में न हो। वहाँ के उपराष्ट्रपति डॉक्टर ओलेग डी पुदायोव उन्होंने कहा था कि यदि हम भारत के साथ जिसका संबंध अच्छा नहीं रहेगा, जिसका भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, रिश्ते नहीं रहेंगे, हम उस किसी भी देश के साथ संबंध भी नहीं बनाएंगे और किसी भी प्रकार की उसे लड़ाकू विमान या किसी भी प्रकार का सैनिक संबंध नहीं देंगे। तीसरा है 30 नवंबर 1996 को सुखोई 30M के पहला युद्ध विमानों की खरीद के लिए समझौता किया गया। इसके अतिरिक्त 6500 करोड़ के सौदे को अमली जामा पहनाया गया। अमली जामा का मतलब सुबोध कराया गया और उसको शुरुआत कराया गया। कब? 30 नवंबर 1996 को 6500 करोड़ की सौदे का ये पहला काम भारत और रूस के बीच हुआ। दिसंबर 1998 को रूस के प्रधानमंत्री एवगेनी प्रिमोकोवा भारत की 3 दिन की यात्रा की है और उन्होंने भी भारत के और रूस के संबंध के बारे में अच्छे विस्तार बताया। 7वां अंतिम समझौता अमेरिका के भयंकर दबाव के बाद भी भारत व रूस का तकनीकी सहयोग समझौता 2010 तक बढ़ाने के लिए हुए थे और इसके बाद धीरे धीरे अन्य बहुत सारी बैठकें हुई और यह सारे कार्य हुए। कारगिल संकट के रूप में समय में पाकिस्तान को घुसपैठी वापस बुलाने तथा नियंत्रण रेखा का सम्मान करने की सलाह दी गई। अक्टूबर 2000 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
रूस के राष्ट्रपति उस समय व्लादिमीर पुतिन थे। वह भारत की यात्रा किए और कई समझौते पर उन्होंने भी हस्ताक्षर किया। आज भी भारत व रूस के बीच घनिष्ठता का संबंध बना हुआ है। आज भी हमारे भारत और रूस की बहुत अच्छी संबंध है और रूस हमें बहुत ही सहायताएं प्रदान करते रहते हैं। ये था हमारा भारत और रूस के बीच किस प्रकार संबंध हैं और यह किस प्रकार के समझौते हुए और किस प्रकार से भारत किसी दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने लगा। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि सबसे पहला संबंध भारत का किसी दूसरे देश के साथ नियत में हुआ है, आयात निर्यात में हुआ है, तो वह है रूस या सोवियत संघ। और सबसे पहले हमारे भारत में सबसे पहले शुरुआत कराने वाले कौन है, तो पीवी नरसिम्हा राव 1992-93 में उन्होंने ही संसद में यह बातें पास कराई थी।